नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान के अंदर चैप्टर 4 है हमारा प्रतिरक्षा और रक्त समूह। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप अच्छे से उन 3 चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये चैप्टर आपके कितने नंबर का है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने अंक के पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके टोटल 3 अंक का है, यानी एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के आएंगे, यानी तीनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपके पार्ट ए में आता है, यानी जो सेक्शन ए आता है आपके पेपर में, उस सेक्शन में आपको तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। यानी रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और उनसे संबंधित जो तंत्र हैं उनके अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। और शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं। तो शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं? 2 प्रकार की। पहला प्रकार क्या है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है कि यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि होती है, कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है उसको हम जन्मजात प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हैं और इसे सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। और यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है और यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि मानी जाती है और इसे सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। और यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है और यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। उसके बाद में है स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक होते हैं। कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, कौन कौन से कारक सहायक हैं, तो उन कारकों को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला कारक क्या है? भौतिक अवरोधक। अब भौतिक अवरोधक इसमें क्या होता है कि जैसे त्वचा, नासिका छिद्रों और अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमाभ और कसाब, श्लेष्म उपकला आदि, ये सब किस में आते हैं? भौतिक अवरोधक में आते हैं। उसके बाद में दूसरा जो कारक है वो है रासायनिक अवरोधक। जैसे अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, अमाशय व योनि के अम्लीय वातावरण और त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व और विभिन्न देह तरलों जैसे लार, पसीना आदि, ये सब किस में आते हैं? रासायनिक अवरोधक में। उसके बाद में तीसरा कारक क्या है? कोशिका अवरोधक। इसमें क्या होता है कि बक्ष्काणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं जैसे महाभक्षक, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं आदि, ये सब किस में आते हैं? कोशिका अवरोधक में। उसके बाद में जो चौथा है आपके, चौथा कारक है जवर और सूजन। जवर और सूजन, तो ये 4 आपके कारक हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में। उसके बाद में दूसरी जो प्रतिरक्षा विधि है उसका नाम क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अब इस विधि के अंदर क्या होता है कि यह अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। यानी जो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि है उसका दूसरा नाम क्या है? अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है
और इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है कि यह अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्मजीव या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है और इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। तो किस प्रतिरक्षा विधि में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। और विशिष्ट प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा। ओके, तो यानी जो एक्टिविटी एंटीबॉडीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली जिसमें मानव शरीर प्रतिजन के विरुद्ध समय प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। यानी ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली जिसमें मानव शरीर प्रतिजन के विरुद्ध समय प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो टाइप है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? ये एक ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जिसमें मानव शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। उसके बाद में है प्रतिजन और प्रतिरक्षी, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी। इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिजन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में प्रतिरक्षी के बारे में। तो प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ होता है जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन अथवा उससे ज़्यादा होता है। कि जो प्रतिजन है वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ माना जाता है जिसका आणविक भार कितना होता है? 6000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और प्रतिजन विभिन्न रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, शर्कराएं, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल। कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ और कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। और प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। इन अंशों को क्या कहा जाता है? एंटीजनी निर्धारक, या इसका दूसरा नाम क्या है? एपिटोप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके। 1 नंबर की जो शॉर्ट परिभाषा यहाँ से बन रही है आपकी कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। इन अंशों को क्या कहा जाता है? एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहा जाता है। तो मैंने यहाँ रेड कलर से लिख रखा है, जो रेड कलर से मैं यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ, यानी वो इम्पोर्टेड है आपके। प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है और एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है कि एंटीजन की संयोजकता किसे कहते हैं और इसके अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजन संयोजकता कितनी होती है। तो प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है और एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को क्या कहा जाता है? एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। और अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता कितनी होती है? 100 या इससे ज़्यादा। और अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षी के बारे में। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन यानी आईजीबी कहा जाता है। जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है उसको आईजीबी कहा जाता है और ये प्लाविका कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त और अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है? पेराटोप कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पेराटोप किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, उसको हम पेराटोप कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षी की संरचना, यानी जो एंटीबॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होती है, तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी वर्ड जो वाई अक्षर होता है उसके तरीके से होता है, उस तरह से होता है और यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनमें 2 भारी बड़ी
जो H कहलाती हैं और 2 हल्की या छोटी L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक भारी और हल्की श्रृंखला मिलकर HL यानी द्वितीय बनाती हैं और डाइमर बनाती हैं, और 2 डाइमर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला कितने भागों में बटी होती है? कितने भागों में विभक्त होती है? 2 भागों में विभक्त होती है। उसके बाद में है अस्थिर भाग, जिसके 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो अस्थिर भाग है और दूसरा है स्थिर भाग। अब अस्थिर भाग किसे कहते हैं? कि यह भाग प्रतिजन से क्रिया जाता है, और इसे कौन सा भाग कहते हैं? FAB भाग कहते हैं, या इसको अस्थिर भाग भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में है स्थिर भाग। यह श्रृंखला के COOH की तरफ होता है, इसे FAC भाग कहते हैं। और अधिकतर प्रतिरक्षियों के Y स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, इसे कब्जे या हिंज कहते हैं। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कब्जे या हिंज की परिभाषा क्या होती है। तो अधिकतर प्रतिरक्षियों के Y स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, और इन उद्गम स्थल के जो लचीले भाग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कब्जे या हिंज बोलते हैं। उसके बाद में है प्रतिरक्षियों के प्रकार। अब प्रतिरक्षियाँ हैं, उनमें 5 प्रकार के भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यानी जो प्रतिरक्षी हैं उनके काफ़ी प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार क्या है? IgG। इस प्रतिरक्षी का क्या कार्य है? तो प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी जो रक्त और अन्य द्रव्यों में उपस्थित आवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचता है। ये कार्य किसका है? IgG प्रतिरक्षी का। उसके बाद में सेकंड है IgM। इस प्रतिरक्षी का कार्य क्या होता है? कि प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी। और IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी, नवजात शिशु की प्रतिरक्षा। इसके अलावा लार और आंसू में ये प्रतिरक्षी उपस्थित होती है। और उसके बाद में है IgE। प्राथमिक रूप से बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है, और यह एलर्जी में हिस्सा लेती है। एलर्जी में कौन सी प्रतिरक्षी हिस्सा लेती है? IgE। उसके बाद में है IgD। ये एंटीमाइक्रोबियल कारकों के उत्पादन के लिए बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं को सक्रिय करती है, एक्टिव करती है। उसके बाद में है विशिष्ट प्रतिरक्षा के चरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं। इसमें आपके 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? अंतर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। और सेकंड है बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी की संरचना के अनुसार विलसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाविक कोशिकाओं का निर्माण करना। और तीसरा है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। और चौथा है प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा किसका निर्माण, किसका विनाश करना? प्रतिजन का विनाश करना। उसके बाद में है रक्त और रक्त समूह है, यानी ब्लड और ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, यानी रक्त की बात करेंगे। तो रक्त एक तरल जीवित ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, और यह प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं कणिकाओं से मिलकर बनता है। कि जो रक्त है ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। और प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं। एक तो आपके लाल रक्त कणिकाएं जिसको RBC बोलते हैं, RBC। और दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको WBC कहा जाता है। तो जो रेड ब्लड सेल है यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं, यह रक्त कणिकाएं गैसों का परिवहन और विनिमय करती है। और जो WBC है यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यह रक्त कणिकाएं मानव शरीर की रोगाणुओं आदि से रक्षा करती है। और तीसरा आपके बिंबाणु रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करती है और रक्त स्त्राव रोकने में मदद करती है, यानी रक्त का थक्का जमने से रोकने में मदद कौन करता है? बिंबाणु। उसके बाद में है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक, और उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। इसने सन 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। और लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन A और B पाए जाते हैं। और इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर
कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार के रक्त समूहों के नाम कौन कौन से हैं? ए, बी, ए बी और ओ। और इस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ए बी ओ समूहीकरण कहा जाता है। और ए बी के अलावा लाल रक्त कणिकाओं पर आर एच नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है। यदि रक्त कणिकाओं की सतह पर आर एच प्रतिजन उपस्थित हो, ओके, प्रेजेंट हो, तो रक्त कैसा होगा? आर एच धनात्मक कहलाता है, आर एच पॉजिटिव कहलाता है। और वह रक्त जिसमें रक्त कणिकाएं आर एच प्रतिजन से विहीन होती हैं, आर एच ऋणात्मक कहा जाता है। तो यहाँ पर आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में भी आपको पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, तो इनकी परिभाषा आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में आ भी चुका है और काफ़ी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है वो आप अच्छे से देख लीजिए कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सर्वदाता। यानी जिन व्यक्तियों का रक्त समूह, जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वदाता कहलाएंगे। और जिन व्यक्तियों का रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वग्राही। ओके, तो यह आपको ध्यान रखना है कि सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।